Good morning, all. Welcome to yet another episode of Forensic Friday, Season 3, Episode 9. Today, we'll be discussing on the topic cross border investigation using GPS data. And I will hand over the section to my colleague, Satrupa Panda. Thank you. Thank you, Ms. Ashwini. First of all, hello. Good morning to all of you. This is Satrupa Panda. Now, welcome to the Forensic Friday Season 3, Episode 9. Let us first have a look at our company's profile.
Acha. Now let's start today's topic on cross-border investigations using GPS data. So there is a question in all of your mind that what is cross-border investigation? So we all know that criminal cases are becoming more and more global in nature that require cross-border investigations between the relevant national agencies. So in cross-border cases where जहाँ पे बहुत सारे authorities involved होते हैं और we can say there may be a planned or calculated advantage to disclose information in a certain order or having one authority to take the. So especially at this stage, a local expertise that legally and culturally is very helpful to avoid making the wrong decisions or we can say the poor mistakes. So actively identifying and addressing the legal and cultural differences is a key to conduct an effective cross-border investigation. So now I would like to share a case scenario. Now, I would like to share a short case scenario of cross-border investigation. Then after you will able to understand it properly. So हमारे जो माउंटेन्स एरिया होते हैं या फिर जो हमारे टनल्स होते हैं या फिर कोई हमारे समंदर के अंदर कोई ट्रैवल करता है या फिर जैसे कि हमारा कोई डेजर्ट एरिया होता है तो उस एरिया को हम बेसिकली नॉन ट्रेसपासिंग जोन्स कहते हैं. अगर जो हमारा बाहर के कंट्री होते हैं वो जैसे कि अगर हम एग्जांपल ले जैसे कि पाकिस्तान हो या फिर बांग्लादेश हो तो वो जो कंट्री हमारे इंडिया हो या फिर कोई अदर कंट्री हो उसे टारगेट करके अपने आदमियों को भेजते हैं कोई इविल इंटेंशंस रख के. तो पर्टिकुलरली हम उन आदमियों को जो कि कोई दूसरे कंट्री पर टारगेट रख के अपने मकसद पूरा करना चाहते हैं तो हम उन्हें टेररिस्ट या फिर नक्सल ऐसे कुछ कहते हैं. तो वो जो टेररिस्ट होते हैं वो बेसिकली इस एरिया में जहाँ पे माउंटेन्स या टनल्स ये सब टनल्स के द्वारा वो क्रॉस करके आते हैं क्योंकि वो उस एरिया पे आम आदमियों के लिए वो रेस्ट्रिक्टेड एरिया होता है. उसे हम बेसिकली नॉन ट्रेसपासिंग जोन्स कहते हैं. तो वो जो नॉन ट्रेसपासिंग जोन्स होते हैं उस एरिया में आसानी से कोई उस एरिया को आसानी से कोई पॉइंट आउट नहीं कर सकता है या फिर आइडेंटिफाई नहीं कर सकता है. वो जो इसीलिए वो जो टेररिस्ट वगैरह होते हैं वो अपने इविल इंटेंशंस को पूरा करने के लिए तो अपने मकसद को कामयाब देने के लिए वो उस पर्टिकुलरली उस जंगल एरिया के द्वारा वो क्रॉस करके दूसरे देश में आते हैं. अगर वो अपने साथ मोबाइल डिवाइस लेके आएंगे तो पुलिस उनके फोन को आसानी से ट्रेस भी कर सकता है या फिर उन सबको पता भी लगा सकता है. इसीलिए जो वो टेररिस्ट होते हैं वो अपने साथ एक ऐसी डिवाइस रखते हैं जिस डिवाइस को हम आसानी से ट्रेस नहीं कर सकते हैं या फिर वो डायरेक्ट हमारे सैटेलाइट से कनेक्ट होके डायरेक्ट हमारे सैटेलाइट से कनेक्ट होके वो उन्हें रास्ता बताता है. वंस वो उस डिवाइस में अगर वो अपने लोकेशन डालेंगे तो वो डिवाइस उसके साथ साथ उन्हें रास्ता दिखाएगा और वो उसी रास्ते से अपने मकसद को पूरा करने के लिए दूसरे कंट्री को जाते हैं. तो वो जो बेसिकली वो जो डिवाइस होता है उस डिवाइस को हम जीपीएस डिवाइस बोलते हैं. तो वो जो जीपीएस डिवाइस है वो जो जीपीएस डिवाइस है वो डायरेक्टली सैटेलाइट से कनेक्ट होके अपने उसको सिग्नल देता है और वो सिग्नल जब देता है तो उस सिग्नल से उन्हें उन टेररिस्ट को अपने लोकेशन के बारे में पता चलता है. वो जो जीपीएस डिवाइस होता है वो बेसिकली दो तरह की होता है. एक होता है जीएसएम बेस्ड जीपीएस डिवाइस और एक होता है स्टैंडअलोन जीपीएस डिवाइस. जो जीएसएम बेस्ड जीपीएस डिवाइस होता है जीएसएम मींस ग्लोबल सिस्टम फॉर मोबाइल कम्युनिकेशन. यहाँ पे एक साफ एक वर्ड दिखाई देता है वो होता है मोबाइल. तो अगर हम जीएसएम बेस्ड जीपीएस डिवाइस का बेस्ट एग्जांपल लें तो वो है मोबाइल डिवाइस का. तो जीएसएम बेस्ड जीपीएस डिवाइस है वो पर्टिकुलरली इज अ डिजिटल मोबाइल नेटवर्क दैट इज वाइडली यूज्ड बाय मोबाइल फोन यूजर्स.
और एक जो होता है वो है स्टैंड अलोन जीपीएस डिवाइस, जो सिर्फ सैटेलाइट से सिग्नल को रिसीव करके हमें अपने लोकेशन हमें दिखाता है। उसके बाद जो जो मोस्ट ऑफ द टेररिस्ट होते हैं वो हमें जो मोस्ट ऑफ द टेररिस्ट होते हैं वो सिर्फ जीपीएस डिवाइस को लेके अपने लोकेशन पॉइंट आउट करते हैं, और जो वे पॉइंट उन्हें मिलता है उसी रास्ते से वो अपने मकसद को पूरा करने के लिए आते हैं। जो वो जीपीएस में बार बार इस सिनेरियो में एक ही वर्ड बोले जा रही हूँ, जो है जीपीएस डिवाइस और जीपीएस सिस्टम्स, ये सब बोलने जा रही हूँ। तो वो जो जीपीएस डिवाइस होता क्या है, वो जीपीएस सिस्टम होता क्या है, तो पहले मैं जीपीएस डिवाइस और जो जीपीएस के बारे में बोलने से पहले मैं ये बताना चाहूंगी कि जीपीएस एक्चुअली होता क्या है। तो वो जो जीपीएस है उसे जीपीएस का फुल फॉर्म जो अगर वो स्टैंड करेगा तो होता है ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम। तो वो जो ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम होता है वो एक ऐसे सिस्टम है जो सिस्टम सैटेलाइट से सिग्नल को रिसीव करके एक स्पेसिफिक डिवाइस तक पहुंचाता है, और जो वो जो सिस्टम सिग्नल जो एक स्पेसिफिक डिवाइस तक पहुंचाता है तो वो उस हिसाब से अपने यूजर्स को लोकेशन बताता है, उसकी पोजीशंस बताता है। अगर हम इसे सिंपली तरीके से बोलेंगे तो वो एक ऐसे सिस्टम है by which signals are sent from a satellite to a special device used to show the position of somebody or something on the surface of the earth। तो वो जो जीपीएस सिस्टम है वो जीपीएस सिस्टम that works in any weather conditions or anywhere in the world, or we can say 24 hours a day, चाहे वो दिन हो या फिर रात हो या फिर कोई भी सिचुएशंस हो, हर जगह पे वो जीपीएस सिस्टम हमारा काम करता है। तो उसके बाद मैं ये बताना चाहूंगी जो वो हमारे जीपीएस सिस्टम होता है वो कैसे काम करता है। तो वो जो जीपीएस सिस्टम है वो हम सबको पता है कि जो हमारा सैटेलाइट है वो जो सैटेलाइट हमारे अर्थ पर चक्कर लगा रहा होता है। तो वो जो जीपीएस सैटेलाइट होता है वो उसमें एक एटॉमिक क्लॉक होता है, और वो जो एटॉमिक क्लॉक है वो एक ऐसी घड़ी की तरह काम करता है जो बिल्कुल करोड़ों साल के बाद भी एक्यूरेट टाइम ही बताता है। तो वो जो टाइम बताता है उस टाइम में एक सेकेंड या फिर एक मिली सेकेंड के लिए उसमें टाइम फर्क नहीं आता है, उस टाइम में कोई भी डिफरेंसेस नहीं आता है, वो एक्यूरेट टाइम लेके देता है। तो वो जो जीपीएस सैटेलाइट होता है, वो जो जीपीएस सिस्टम होता है तो वो बेसिकली क्या करता है, अपने जो सैटेलाइट से सिग्नल छोड़ता है तो वो सिग्नल के साथ साथ वो जो सिग्नल के भेजा गए टाइम के साथ भी वो जोड़ता है। वो जो उसमें एटॉमिक क्लॉक होता है उसके टाइम साथ वो सिग्नल जुड़ जाता है, और वो जो सिग्नल छोड़ती है उसके जो टाइम स्पीड होता है वो बेसिकली 50 बाइट्स पर मिनट होता है। जो वो 50 बाइट्स पर मिनट होता है वो यानी कि बहुत ही कम या फिर बहुत ही स्लो होता है। तो इसीलिए हमारा जो मोबाइल फोन है, मोबाइल फोन में बेसिकली जीपीएस रिसीवर होता है, उसमें कभी ट्रांसमीटर नहीं होता है। जो जीपीएस रिसीवर होता है वो ज्यादा से ज्यादा ये कोशिश करता है कि वो ज्यादा से ज्यादा सैटेलाइट से लिंक बना सके और उन सारे सैटेलाइट से सिग्नल को रिसीव कर सके। और जो हमारा मोबाइल डिवाइस है, जो अगर वो एक ही साथ तीनों सैटेलाइट्स को एक ही साथ लिंक बनाने में कामयाब हो जाए तो वो उन सभी में से सिग्नल रिसीव करके अपने एरिया का लोकेशन, अपने खुद की लोकेशन को बड़े आसानी से पता लगा सकता है। वो जो क्या करता है, उसको जो जब सिग्नल मिलता है उसको ये पता लग जाता है कि उसको ये सिग्नल कब भेजा गया था, उसको ये भी पता होता है कि उसका सिग्नल कब मिला था, हाँ, या फिर जो सिग्नल मिला है उसे किस हिसाब से मिले। तो वो उस हिसाब से अपने दूरी पर जो सैटेलाइट का दूरी है उस हिसाब से अपने दूरी को दूरी काउंट कर सकता है। अगर वो हमारा मोबाइल डिवाइस है, अगर वो एक ही साथ 4 सैटेलाइट के साथ लिंक बना ले तो वो समंदर तल से ऊंचाई को भी काउंट कर सकता है। Now I would like to share the GPS types.
So there is a variety of applications in global positioning system. It has also undergone several modifications, giving rise to the different types of GPS. So our GPS system that include AGPS, SGPS, NDGPS, non-differential GPS, mapping and non-mapping GPS. Now I would like to say what is assisted GPS. तो assisted GPS जो होता है, तो AGPS द स्टैंड्स फॉर असिस्टेड जीपीएस. असिस्टेड जीपीएस जो होता है, असिस्टेड जीपीएस इज अ टाइप ऑफ जीपीएस दैट अलाउ रिसीवर्स टू गेट इंफॉर्मेशन फ्रॉम लोकल नेटवर्क सोर्सेज व्हिच हेल्प्स इन द लोकेशन ऑफ सैटेलाइट्स. तो वो बेसिकली असिस्टेड जीपीएस क्या करता है, वो जो हमारे लोकल नेटवर्क सोर्सेज होता है उससे इंफॉर्मेशन लेके हमारे रिसीवर तक पहुंचाता है. वो बेसिकली जो असिस्टेड जीपीएस होता है, वो जहाँ जिस एरिया पे हमारे सही तरीके से सिग्नल नहीं जा पाता है, जैसे कि कोई अगर हम लेंगे माउंटेन एरिया, या फिर हमारे जो दिल्ली मुंबई में बड़े बड़े बिल्डिंग्स होते हैं, या फिर कोई ट्री होता है, तो उस एरिया में बेसिकली सिग्नल सही तरीके से पहुंच नहीं पाता है. तो उस सिग्नल को सही तरीके से रिसीवर तक पहुंचाने के लिए हमारे असिस्टेड जीपीएस काम करता है. then after I would like to say what is simultaneous SGPS. और जो SGPS होता है वो होता है साइमल्टेनियस जीपीएस. तो वो जो साइमल्टेनियस जीपीएस होता है वो एक जो साइमल्टेनियस जीपीएस that is a modification of GPS that allows both voice data and GPS signaling to be transmitted from phone simultaneously. वो जो हमारे, अगर हम इसे ऐसे तरीके से बोलेंगे तो जो rather than alternating the SP signal and the reception for the telephone call, the both data types are sent simultaneously. जो हमारे वॉइस डेटा होता है और जो हमारे जीपीएस सिग्नल होता है वो हमारे फोन से ट्रांसमिट होके एट ए टाइम साइमल्टेनियसली मूव करता है और रिसीवर तक पहुंच जाता है. अगर हम कोई इमरजेंसी केसेस लेंगे, जैसे कि हम कोई एक्सीडेंट हुआ होगा, या फिर कोई बहुत सारे पेशेंट होंगे, या फिर जैसे कि अगर हम कोई किसी जगह पे आग लगी होगी, या फिर कहीं जगह किसी एम्बुलेंस को बुलाना होगा, या फिर हमारे आग लगने के बाद अगर हम फायर स्टेशन को बुलाएंगे, तो वो जो एम्बुलेंस होता है और जो फायर स्टेशन होता है उनके एक पर्टिकुलर कोड होता है, और उस नंबर से हम उन्हें कॉल करके एम्बुलेंस को बुलाते हैं. अगर उस वक्त हमारा जो फोन कॉल होता है वो अगर ऑनगोइंग कंडीशन में होगा, तो वो जो ऑनगोइंग कंडीशन में होते हुए भी वो जो एसजीपीएस क्या करता है, हमारे जो एसजीपीएस के द्वारा हम जो हमारा जो कॉल का सोर्स है, एक्चुअल सोर्स है, हम उसे लोकेट कर सकते हैं. उसके बाद आता है हमारा डिफरेंशियल जीपीएस. जो हमारा डिफरेंशियल जीपीएस है वो एक डिफरेंशियल जीपीएस जो कि वो हमारे जीपीएस सिस्टम के एक एनहांसमेंट होता है. वो अगर हम इस तरीके से बोलें तो DGPS is an enhancement to GPS. तो हमारा जो GPS सिस्टम होता है वो एक करेक्शन टेक्निक होता है, जो कि हमारा जो लोकेशन डेटा होता है, जो लोकेशन डेटा जो कि हमारा ट्रेडिशनल जीपीएस रिसीवर से ओरिजिनेट हुआ है, उसकी एक्यूरेसी को इंक्रीज करने में हमारा वो डिफरेंशियल जीपीएस काम आता है. तो वो जो हमारा डिफरेंशियल जीपीएस है वो क्या करता है, एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट हो या फिर एक पर्टिकुलर पर्सन हो, उसकी एक्चुअल लोकेशन को पॉइंट आउट कर लेता है, उसके एक्चुअल लोकेशन को आइडेंटिफाई कर सकता है. Then after I would like to say what is non-differential GPS. नाम से ही पता चल गया होगा कि non-differential GPS, और इससे पहले मैंने एक जीपीएस सिस्टम के बारे में बताया था, वो है डिफरेंशियल जीपीएस. वो जो नॉन डिफरेंशियल और डिफरेंशियल जीपीएस क्या होता है, वो नॉन डिफरेंशियल जीपीएस ये एग्जैक्ट अपोजिट टू डी जीपीएस, मतलब डिफरेंशियल जीपीएस. जो हमारा नॉन डिफरेंशियल जीपीएस होता है वो पर्टिकुलरली यूजेस डायरेक्ट सैटेलाइट सिग्नल टू डिड्यूस द पोजीशनिंग. तो ये जो अगर हम डिफरेंशियल जीपीएस और नॉन डिफरेंशियल जीपीएस को अगर हम कंपेयर करेंगे तो वो डिफरेंशियल जीपीएस से लेस एक्यूरेट होता है.
but it has significantly more global range of use. Then after I would like to say mapping and non-mapping GPS. तो हमारा जो मैपिंग जीपीएस होता है, मैपिंग जीपीएस ये एक ऐसी टाइप की जीपीएस यूनिट है जो कि हम जो कम्स विद इनबिल्ट मैप्स, और जो ये नॉर्मली ऐसे पॉसिबल हो सकता है, हम इसे डाउनलोड भी कर सकते हैं, मैपिंग भी जीपीएस यूनिट से मैप भी कर सकते हैं। और जो हमारा जो मैपिंग जीपीएस यूनिट होता है वो पर्टिकुलरली हमारे कोई मोबाइल डिवाइस हो या फिर हैंडल डिवाइस में नॉर्मली पाया जाता है। और उसके बाद मैं ये बताना चाहूंगी कि नॉन मैपिंग जीपीएस होता क्या है। जैसे कि मैपिंग जीपीएस कम्स विथ इनबिल्ट मैप्स, वैसे ही नॉन मैपिंग another point without seeing roads and landmarks. Now I would like to say the applications of GPS. There are a variety of applications worldwide of GPS system. तो हमारा जो ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम होता है वो हमें एक वाइटल कैपेबिलिटीज ऑफर करता है, वो हर एक यूजर को एक कैपेबिलिटी ऑफर करता है वर्ल्ड वाइड। जैसे कि अगर हम मिलिट्री केसेस ले या फिर बैंकिंग ले या फिर सिविल सेक्टर्स ले या फिर कमर्शियल सेक्टर्स ले, एग्रीकल्चर ले, हर जगह पे हमारा जीपीएस सिस्टम एक वर्ल्ड वाइड बहुत अच्छी तरीके से काम करता है। और anyone with a GPS receiver can freely access it because अब जो हमारा जो GPS सिस्टम है वो पर्टिकुलरली यूएस गवर्नमेंट ने लॉन्च किया था। पर इट इज हमारे लिए गुड न्यूज ये है कि अभी हमारे इंडिया में डिफेंस मिनिस्ट्री ने नया सैटेलाइट लॉन्च किया है जो कि नाविक के नाम से जाना जाता है। और अब हमें यूएस गवर्नमेंट पर डिपेंडेंट नहीं होना पड़ता, क्योंकि हमारे इंडिया के पास हमारे खुद का सैटेलाइट। तो मैंने जब बताया कि जो टेररिस्ट वगैरह होते हैं, जो नक्सल्स होते हैं, वो क्या जो एक डिवाइस यूज करते हैं जो कि डायरेक्ट सैटेलाइट से कनेक्ट होता है और सैटेलाइट से कनेक्ट होके उससे सिग्नल रिसीव करता है, तो वो जो उस डिवाइस को हम जीपीएस डिवाइस बोलते हैं। तो हमारा जो वो जीपीएस डिवाइस है वो कुछ इस तरीके से दिखाई देता है। तो जो हमारा जो जीपीएस डिवाइस है वो पर्टिकुलरली एक जो अगर हम उस जीपीएस डिवाइस में कोई भी यूजर, कोई भी पर्सन, anyone with this GPS device, अगर he or she will enter the locations, then वो जो लोकेशंस को एंटर करेगा तो वो जो सारा डेटा होता है, वो जो सारा इंफॉर्मेशन होता है वो हमारे जीपीएस डिवाइस में स्टोर हो जाता है और हमेशा के लिए सेव हो जाता है। और जो वो लोकेशन को एंटर करता है उसे हम वे पॉइंट बोलते हैं। तो यहाँ पे हमें एक नई वर्ड मिला, वो है वे पॉइंट। तो वे पॉइंट होता क्या है? वो वे पॉइंट एक पर्सन का करंट लोकेशन से, या फिर अगर हम ये भी बोल सकते हैं, या फिर उस पर्सन का एक डेस्टिनेशन पॉइंट है जो कि वो उस जगह को जाना चाहता है। तो वो जो वे पॉइंट होता है वो जो सीरीज हो, क्योंकि वो अगर जो हमारे टेररिस्ट होते हैं वो जंगल के रास्ता हो या फिर टनल के रास्ता हो, तो उस रास्ते से आने के लिए जो प्रीफर करते हैं वो पहले लोकेशन को एंटर करते हैं, और वो जो लोकेशंस को एंटर करते हैं उन्हें उसी रास्ते से आना पड़ता है। तो वो जो लोकेशंस, बहुत सारे लोकेशन उन्हें एंटर करना पड़ता है, और जो एंटर करते हैं, जो लोकेशन को एंटर करते हैं हम उसे वे पॉइंट बोलते हैं। तो वो जो इतने सारे वे पॉइंट जब मिल जाते हैं तो वो एक सीरीज बन जाते हैं वे पॉइंट का, और जब वो वे पॉइंट का सीरीज बन जाते हैं तो वो एक रूट क्रिएट करते हैं। तो अगर हम रूट को ऐसे अभी डेमोन्स्ट्रेट करना चाहें तो वो जो रूट होता है, जो जीपीएस डिवाइस होता है, वो रूट क्रिएट करता है बाय यूजिंग ए सीरीज ऑफ वे पॉइंट्स। जो वो रूट होता है वो बेसिकली यूजर को गाइड करता है फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर इन ए पर्टिकुलर सीक्वेंस।
और जो डाटा कैन बी स्टोर्ड ऑन द डिवाइस एंड कैन बी रिट्राइव्ड फॉर एग्जामिनेशन ड्यूरिंग एन इन्वेस्टिगेशन। जो हमारे जो मैंने जब बोला कि हमारे जीपीएस डिवाइस में डेटा स्टोर हो जाता है, तो वो जो डेटा होता है हम उसे इन्वेस्टिगेशन टाइम में एग्जामिन करने के लिए उस डाटा से, उस डिवाइस से हम डेटा को एक्सट्रैक्ट करते हैं। और जो जीपीएस डिवाइस होता है वो पाथ को भी सेव करता है, और जो हमारा जो पर्टिकुलर पाथ होता है वो बेसिकली जियोग्राफिक स्पॉट्स होता है। जो हमारा जो जीपीएस डिवाइस यूनिट है वो जो एरिया विजिट करके आ चुका है उस एरिया को हम पाथ कहते हैं, और वो जो जीपीएस डिवाइस है वो सारे पाथ को ऑटोमेटिकली सेव कर लेता है। तो हमारा उस जो जीपीएस डिवाइस है, उस जीपीएस डिवाइस से एक डाटा को एक्सट्रैक्ट करने के लिए या फिर डाटा को एग्जामिन, अगर हम टेररिस्ट से हमें जीपीएस डिवाइस मिला तो उस डिवाइस से हम डाटा को कैसे एक्सट्रैक्ट करें, उस डिवाइस को एनालिसिस कैसे करें। उस डिवाइस को एनालिसिस करने के लिए जो हम जीपीएस फोरेंसिक की मदद लेते हैं। तो हमारा जो जीपीएस फोरेंसिक डोमेन है, उस जीपीएस फोरेंसिक के डोमेन में हमारे पास एक बेहतरीन पावरफुल सॉफ्टवेयर टूल है जिसका नाम है बेरला ब्लैकथन। तो वो जो बेरला ब्लैकथन है वो बेरला ब्लैकथन जीपीएस फोरेंसिक डोमेन में एक मेन रोल प्ले करता है। तो वो जो इसे जो बेरला ब्लैकथन सॉफ्टवेयर है, इसे कोई भी फोरेंसिक इन्वेस्टिगेटर्स या फिर कोई भी फोरेंसिक एग्जामिनर्स होते हैं वो सब ये यूज करते हैं। तो जो वो बेरला ब्लैकथन है इसके थ्रू ये पर्टिकुलरली थ्री स्टेप ऑपरेशंस होता है जिसे हम डिवाइस को जीपीएस डिवाइस को इसमें डाल के हम डेटा को कलेक्ट कर सकते हैं, डेटा को रिव्यू कर सकते हैं या फिर डेटा को एनालाइज भी कर सकते हैं। Now I would like to say some basic features of the most comprehensive forensic GPS forensic tool, that is बेरला ब्लैकथन। तो वो जो हमारा जो जीपीएस डिवाइस है वो पर्टिकुलरली जो बेरला ब्लैकथन सॉफ्टवेयर है वो दैट सपोर्ट्स ओवर 3500 different profiles of devices through a logical and physical acquisition and also file imports and decoding of flash memory images। जो हमारे जो भी डाटा, और बेरला ब्लैकथन सॉफ्टवेयर की एक ऐसी खासियत है वो अगर हमारा जो डिवाइस होता है, जो मैंने जैसे बताया कि टेररिस्ट लोग जीपीएस डिवाइस यूज करते हैं, और जो जीपीएस डिवाइस होता है वो दो तरह के होता है, एक होता है जीएसएम बेस्ड और एक होता है स्टैंडअलोन डिवाइस। जो जीएसएम बेस्ड होता है तो वो तो उसका मोबाइल फोन आता है और उससे हम तो आसानी से ट्रैक कर सकते हैं, इसीलिए वो बेसिकली स्टैंडअलोन जीपीएस डिवाइस को प्रीफर करना पसंद करते हैं। तो वो जो स्टैंडअलोन जीपीएस डिवाइस होता है वो बेसिकली बहुत सारे कंपनी का आता है, जैसे कि गार्मिन हो। तो जो गार्मिन डिवाइस होता है, तो अगर हम गार्मिन के वेबसाइट पर चले जाएं या फिर तो जो गार्मिन डिवाइस अगर हमें मिलेगा तो अगर हम उसके सीरियल नंबर उन्हें बता देंगे तो हमें उस डिवाइस के बारे में सारा इंफॉर्मेशन दे देंगे। पर जो अगर हमारा जो जीपीएस डिवाइस डैमेज कंडीशन में मिलेगा या फिर हमें कंडीशन में मिलेगा या फिर हमें पावर ऑफ कंडीशन में मिलेगा या फिर जो उसके अंदर जो डेटा है वो अगर डिलीटेड होगा तो उस सारे डेटा को भी हमारे बेरला ब्लैकथन सॉफ्टवेयर उसे एक्सट्रैक्ट कर सकता है, एनालाइज भी कर सकता है। और जो हमारे जो users can conduct full examination of GPS device and create customized reports by selecting specific data, adding maps, annotations, and comments. And the reports can be saved in a variety of common formats like HTML हो या फिर XML हो या फिर Excel हो या फिर PDF फॉर्मेट हो या फिर Word हो,
वो हर तरीके से अपने डेटा को, अब जो रिपोर्ट कस्टमाइज रिपोर्ट होता है वो हर तरीके से, हर तरह की फॉर्मेट से आता है। जो हमारा जो बिरला ब्लैकथन सॉफ्टवेयर है वो जियो लोकेशंस को एनालाइज भी करता है, कॉमन लोकेशन की कॉमन एक्टिविटी को भी ट्रैक कर सकता है। जो ये जो बेसिकली एक यूजर बेस्ड एंड ग्लोबल वॉच लिस्ट कैपेबिलिटी भी हमारे बिरला ब्लैकथन के सॉफ्टवेयर में होता है। So now let's start that how to conduct the full examinations of GPS device. So for that I would like to share my screen and I would like to show you the tools, that is Birla Bhathan. तो ये है हमारे जो जीपीएस फॉरेंसिक डोमेन के एक सबसे बेहतरीन पावरफुल सॉफ्टवेयर बिरला ब्लैकथन का होम पेज। तो इसे होम पेज में हमें बहुत सारे जैसे कि फाइल, व्यू मेन्यू एंड रिपोर्ट्स, टूल्स से सब दिखने को मिलेगा। तो उसके बाद हमारा जो मैंने जैसे कि बताया ये 3 स्टेप ऑपरेशंस टूल है। तो इसमें हम एक्वायर कर सकते हैं, डेटा को एग्जामाइन कर सकते हैं, और जो वो डेटा को एग्जामाइन करने के बाद उसमें से जो रिजल्ट आता है उस रिजल्ट को हम रिपोर्ट्स के द्वारा उसे एक कस्टमाइज्ड रिपोर्ट भी बना सकते हैं। तो वो जो एक्वायर करते हैं, डेटा को एक्वायर करते हैं, तो वो जो डेटा होता है वो बेसिकली एक्वायर का मतलब क्या होता है, वो एक्सपोर्ट करता है, वो डेटा को एक्वायर करता है। Sorry, now I would like to share my Birla Blackthorn software tool screen. So ये बेसिकली बिरला ब्लैकथन सॉफ्टवेयर की होम पेज होता है। जो जैसे कि मैंने बताया कि हमारा जो बिरला ब्लैकथन सॉफ्टवेयर है वो 3 स्टेप ऑपरेशंस होता है, जहाँ पे हम एक्वायर कर सकते हैं, एग्जामाइन कर सकते हैं और रिपोर्ट, एक कस्टमाइज्ड रिपोर्ट कर सकते हैं वो वेरियस फॉर्मेट्स में। जो हम एक बार पहले, और यहाँ पे होम मेन्यू में हमें फाइल्स का व्यू दिखने को मिलेगा, व्यू दिखने को मिलेगा, रिपोर्ट है। जो अगर हम फाइल मेन्यू में जाएंगे तो यहाँ पे हमारा न्यू केस है, रिसेंट एक्विजिशन है, रिसेंट केसेस है, रिसेंट रिपोर्ट्स है। और जो न्यू केस, अगर हमें कोई नया केस बनाना हो या फिर कोई जैसे कि क्रॉस बोर्ड कोई टेररिस्ट का नया केस, जैसे कि बम ब्लास्ट का केस बनाना हो, तो हम यहाँ पे केस का नाम देके न्यू केस बना सकते हैं। रिसेंट एक्विजिशंस का मतलब होता है कि हम कोई भी एक्विजिशन अभी तो एनालाइज करने के लिए डाला था और वो सक्सेसफुल हो गया था, तो हम रिसेंट एक्विजिशन में जाके वो केस को भी स्टडी कर सकते हैं, रिसेंट केसेस को देख सकते हैं, और जो हमारे रिपोर्ट में क्रिएट होता है हम उसे भी देख सकते हैं। और व्यू में जाएंगे जैसे कि एक्विजिशन विजार्ड्स होता है, एक्विजिशन टाइप्स क्या क्या होता है, और लॉजिकल, फिजिकल, देन केस मैनेजर क्या होता है, यहाँ पे हम रिपोर्ट्स को एनालाइज भी कर सकते हैं। तो हम उसके बाद मेन मुद्दे पे आएंगे, जो हमारे बिरला ब्लैकथन की सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट होता है वो है एक्वायर। वो जो डेटा को एक्वायर करता है, एक्वायर का मतलब क्या होता है, वो डेटा को एक्सट्रैक्ट करता है। जो हमें जो जीपीएस डिवाइस मिलता है, उस जीपीएस डिवाइस में जो जो हमारा इंफॉर्मेशन होता है, जो जो हमारा डेटा उसमें टेररिस्ट ये लोग सेव करके रखते हैं, तो वो डेटा को कैसे हम एक्वायर करेंगे, चाहे वो डेटा डिलीट हो या फिर डैमेज, जो वो डिवाइस डैमेज हो या फिर वो डिवाइस पावर ऑफ कंडीशन में हो, तो इस सॉफ्टवेयर के थ्रू हम इस डेटा, उस डिवाइस के सारे इंफॉर्मेशन को एक्सपोर्ट कर सकते हैं। तो वो जो एक्वायर होता है वो 2 तरह की होता है, एक होता है लॉजिकल एक्सट्रैक्शन और एक होता है फिजिकल एक्सट्रैक्शन। तो वो जो लॉजिकल एक्सट्रैक्शन होता है और जो हमारे डिवाइस में रिसेंटली प्रेजेंट हो, जो लाइव डेटा होता है डिवाइस में, वो उस डेटा को अगर हम एक्सट्रैक्ट करना चाहेंगे तो वो हमारे लॉजिकल एक्सट्रैक्शन में आता है। अगर हम जो फिजिकल एक्सट्रैक्शन जो होता है, तो वो जो फिजिकल, जो हमारे डिलीटेड डेटा हो चुके हैं, कोई भी जैसे कि टेररिस्ट डिवाइस में लोकेशन को एंटर
करेंगे और एंटर करने के बाद वो अपने डेस्टिनेशन एरिया में पहुंचने के बाद वो उस इंफॉर्मेशन को अगर वो डिलीट भी कर देंगे तो उस डेटा को हम फिजिकल एक्सट्रैक्शन के थ्रू उसे एक्सट्रैक्ट भी कर सकते हैं। तो डेटा को एक्सट्रैक्ट करने के लिए तो यहाँ पे हमें डेटा को एक्सट्रैक्ट करने के लिए दो तरह ऑप्शन मिल गया, जैसे कि लॉजिकल एंड फिजिकल। एंड अगर हम फिजिकल एक्विजिशन में जाएंगे और यहाँ पे हमें दिखने को मिलेगा, प्लीज सिलेक्ट फ्रॉम द फॉलोइंग अवेलेबल डिवाइसेस। उसके बाद हमें आएगा प्लीज सिलेक्ट फ्रॉम द फॉलोइंग अवेलेबल ड्राइव्स। अगर हम जो भी हमारा जीपीएस डिवाइस को अगर हम इस सॉफ्टवेयर के थ्रू कनेक्ट करेंगे तो यहाँ पे हमें जीपीएस डिवाइस के डिटेल्स के बारे में आएगा कि हमारे सॉफ्टवेयर में कौन से जीपीएस डिवाइस कनेक्ट हुआ है। तो जैसे कि मैंने गार्मिन जीपीएस डिवाइस यहीं पे कनेक्ट की हूँ, तो यहाँ पे फिजिकल ड्राइव 1 गार्मिन क्लास ड्राइव आ गया है। तो इसे हम सिलेक्ट करने के बाद के जो डिस्क्रिप्शन आता है, डिवाइस साइड आता है, फॉर्मवेयर प्रिविजन आता है, देन इंटरफेस आता है, या फिर जो मैन्युफैक्चर, इसका बेसिक डिटेल्स हमें दिखने को मिलेगा। उसके बाद अगर हम इसे फिर से कनेक्ट करना चाहेंगे या फिर से रिकन्फर्म करना चाहेंगे कि ये हमारा डिवाइस कनेक्ट सही तरीके से कनेक्ट हुआ कि नहीं, तो हम प्रीवियस में जाके फिर से चेक भी कर सकते हैं। और अगर हमारा डिवाइस कंफर्म हो गया है तो हम उसके बाद इसे नेक्स्ट करके तो नेक्स्ट क्लिक करने के बाद यहाँ पे हमें डिस्क इमेजिंग सेटिंग्स दिखने को मिलेगा। तो हमारा जो डिस्क इमेजिंग सेटिंग्स में बेसिकली इमेज का फाइल टाइप आता है। जो हमारे इमेज का फाइल टाइप होता है उसका जो फॉर्मेट होता है वो बहुत सारे फॉर्मेट में आता है, जैसे कि E01 रॉ और बहुत सारे फॉर्मेट में आता है। जो हमारा जो ब्लैकथन सॉफ्टवेयर है तो बेसिकली दो तरह की इमेज सेटिंग्स को सपोर्ट करता है, वो है E01 एंड रॉ डाटा। तो हमारा जो इमेज टाइप होता है वो E01 फॉर्मेट में हम पर्टिकुलरली करते हैं। तो मैं E01 पे सिलेक्ट करूंगी और फाइल नेम जैसे कि मैंने एक नाम दे दिया, और हमें कहाँ इसे डेस्टिनेशन फोल्डर हम इसे कहाँ सेव करेंगे, हम पाथ भी सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद जो फ्रैगमेंट साइज होता है, जो हमारा जो डिवाइस होता है, जो ड्राइव होता है, वो एक चंक्स सेक्टर्स में डिवाइड होता है। वो सेक्टर्स को चंक्स को हम फ्रैगमेंट में डिवाइड करते हैं। तो अगर हम फ्रैगमेंट साइज में उसे करना चाहेंगे या फिर कस्टमाइज साइज में करना चाहेंगे, कि यूजर के ऊपर डिपेंड करता है। तो उसके बाद आता है कि हम जो फ्रैगमेंट के साइज रखेंगे तो वो कितने साइज रखना चाहिए। वो जो जैसे कि यहाँ पे दो तरह की होता है, एक लिमिटेशन होता है और एक एडवांस होता है। जैसे कि 640 MB इसका लिमिट लोएस्ट फ्रैगमेंट साइज है, और जो 900 MB है इसका एडवांस फ्रैगमेंट साइज है। तो हम बेसिकली लोएस्ट फ्रैगमेंट साइज को चूज करते हैं, क्योंकि अगर हमारे डिवाइस में किसी भी फ्रैगमेंट में अगर एरर आ जाए तो वो एरर अगर अगर हम 900 MB का चूज करेंगे तो वो जो 900 MB तो वो पूरा डाटा जो अगर कोई हमें जैसे बोलूं कि 700 MB का मेरा फ्रैगमेंट साइज में एरर आ गया, तो मैं अगर 900 MB का फ्रैगमेंट साइज चूज करूं तो वो मेरा 900 साइज का फ्रैगमेंट साइज पूरा डैमेज हो जाएगा। इसीलिए हम पर्टिकुलरली 640 MB का फ्रैगमेंट साइज को सिलेक्ट करते हैं। और उसके बाद आता है कंप्रेशन फॉर्म। जो हम इमेजिंग करते हैं कोई भी डिवाइस का या फिर कोई भी डिस्क का इमेजिंग करते हैं, तो वो जो इमेजिंग बेसिकली कंप्रेशन फॉर्म में आता है। तो अगर ये यूजर के ऊपर डिपेंड करता है, तो वो जो इमेजिंग करेगा वो उसे कंप्रेशन फॉर्म में चाहिए या फिर विदाउट कंप्रेशन चाहिए, यूजर के ऊपर डिपेंड करेगा। और जो कंप्रेशन अगर करेगा, कंप्रेशन में भी तीनों ऑप्शंस आएंगे, जैसे कि जैसे कि स्लो में आएगा, स्लो तरीके से कंप्रेशन होगा, और एक मीडियम कंप्रेशन होगा, और एक हाई कंप्रेशन में आएगा। इमेजिंग बेसिकली क्या होता है, वो एक डुप्लीकेट होता है। अगर हमारी जो ओरिजिनल एविडेंस है उसकी जो हम डुप्लीकेट बनाते हैं, और इसीलिए हम
इमेजिंग के ऑप्शंस को चूज करते हैं। इमेजिंग ऑप्शंस को कंप्लीट करने के बाद हमें एक्विजिशन को सेटअप करेंगे। तो सेटअप करने के लिए यहाँ पे ऑप्शंस आएगा डिवाइस इंफॉर्मेशन जो है, जैसे यहाँ पे डिवाइस इंफॉर्मेशन गारमेंट का आ गया। उसके बाद आता है केस असाइनमेंट। जो केस असाइनमेंट होता है वो अनअसाइंड होता है और असाइन टू केस होता है। अगर हम असाइन टू केस करेंगे तो हम न्यू केस में जाएंगे। न्यू केस में अगर जाएंगे तो यहाँ पे हमें केस नंबर, केस नेम, केस टाइप एंड एजेंसी, ये सब टाइप करके हम न्यू केस को क्रिएट भी कर सकते हैं। उसके बाद हमें एडिशनल इंफॉर्मेशन के लिए एविडेंस नंबर आएगा। एविडेंस नंबर हम कुछ भी दे सकते हैं, या फिर एविडेंस डिस्क्रिप्शन देने के लिए हम उसके बाद एग्जामिनर का, कोई भी फोरेंसिक इन्वेस्टिगेटर, फोरेंसिक एग्जामिनर का नाम देंगे जो इस केस को स्टडी कर रहे होंगे। उसके बाद हम एविडेंस का नोट्स भी दे सकते हैं फॉर द फ्यूचर रेफरेंस। हमारे फ्यूचर में अगर इस केस को दोबारा स्टडी करना पड़े तो ये जो हमारा एडिशनल इंफॉर्मेशन होता है, तो ये एडिशनल इंफॉर्मेशन हमें मदद करता है अगर हम इसे एविडेंस नंबर के द्वारा, एविडेंस डिस्क्रिप्शन के द्वारा अगर इसे सिलेक्ट करेंगे। तो उसके बाद हमारा जो एक्वायरिंग शुरू हो जाएगा। तो एक्विजिशन कंप्लीट होने के बाद यहाँ पे हमें इंफॉर्मेशन आएगा कि डिवाइस ड्राइव का क्या बाइट है, बाइट सेक्टर्स क्या है, टोटल सेक्टर्स कितना है। जैसे कि हमें पता है कि एक सेक्टर्स का जो साइज होता है वो 512 का होता है, तो हमारी जो 512 बाइट का होता है, तो हमारे सेक्टर्स कितना आया है। देन एक्विजिशन में यहाँ पे हमें हैश वैल्यू भी दिखाई देता है। हैश वैल्यू में इमेज का इंफॉर्मेशन, कब एक्विजिशन स्टार्ट हुआ है, कब एक्विजिशन फिनिश हुआ है। उसके बाद फ्रैगमेंट लिस्ट, और उसके बाद वेरिफिकेशन करने के बाद हमारा हैश वैल्यू क्या हुआ है, वेरिफिकेशन हमारा कब स्टार्ट हुआ, कब फिनिश हुआ, ये सब हमें बेसिक डिटेल्स दिखाई देगा। उसके बाद आएगा हमारा डिस्कवर डिवाइस इन दिस इमेज फाइल। तो हमारा जो डिवाइस मिला था वो एक गारमेंट का डिवाइस फाउंड हो गया। तो वो जो गारमेंट का इंटरफेस क्या था, सोर्स क्या था, उसका यूनिट आईडी क्या था, ये सब हमें दिखाई देगा। तो उसके बाद आएगा हमारा डेटा सिलेक्शन। तो यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस दिखाई दे रहा है, जैसे कि ईमेल एड्रेस, फोन सेल्स, टेक्स्ट मैसेजेस, सब्जेक्ट। अगर हम जीएसएम बेस्ड जीपीएस डिवाइस अगर हम मिल जाएगा, अगर हम उसे अपने सॉफ्टवेयर के साथ कनेक्ट करेंगे तो हमें वो फोन में जैसे कि ईमेल एड्रेस होता है, फोन कॉल्स होता है, सब्जेक्ट्स होता है, क्योंकि उसमें बेसिकली हम सिम कार्ड को इंसर्ट करते हैं। पर जैसे अगर हम स्टैंडर्ड जीपीएस डिवाइस को एनालाइज करेंगे तो वहां पे सिर्फ हमें तीनों पॉइंट मिलेगा। एक होता है वे पॉइंट्स, और एक होता है रूट्स, और एक होता है और ट्रैक लॉग्स। जो वे पॉइंट है जो कि यूजर्स अपने करंट लोकेशन को डालता है, या फिर जो उसके डेस्टिनेशन होता है वो उस सब को हम वे पॉइंट्स कहते हैं। और जो हमारा रूट होता है वो एक, जो हमारा जो वे पॉइंट का एक सीरीज बन जाता है, वो सीरीज एक रूट को क्रिएट करता है। और जो हमारा ट्रैक लॉग होता है वो एक ऑर्डर सीक्वेंस ऑफ जीपीएस कोऑर्डिनेट मेजरमेंट स्टोर्ड बाय ए सैटेलाइट नेविगेशन सिस्टम। तो अगर मैं इसे सिलेक्ट ऑल भी करूं तो ये सिर्फ तीनों को ही सिलेक्ट चेक इन करेगा, क्योंकि ये मेरा स्टैंडर्ड जीपीएस डिवाइस फाउंड हुआ है। उसके बाद हम फिर से एक्वायरिंग शुरू करेंगे। एक्वायरिंग शुरू करने के बाद फिर से हमें वो हमारा इमेज का हैश वैल्यू के साथ एक्विजिशन का शुरू हुआ था, और यहाँ पे हमें दिखाई देगा इट इज सेफ टू डिस्कनेक्ट द डिवाइस। इसके बाद हम डिवाइस को डिस्कनेक्ट भी कर सकते हैं। डिवाइस को कनेक्ट करने के बाद जब हम एक्यूज करेंगे, जो हम डेटा को एक्वायर किए हैं उसमें हमें क्या क्या मिला। एक्वायर्ड डेटा में हमें 4 ट्रैक लॉग्स मिला, और जो ट्रैक लॉग पॉइंट्स है वो 1373 ट्रैक लॉग पॉइंट्स है। और जो रूट है वो वहां पे 2 रूट मिला। लोकेशंस कितना एंटर हुआ है, इसमें
फाइल्स क्या है, इसका टाइप क्या है, ये सारा हमें एक्वायर हो गया हमारे डिवाइस से। जो जो हमारे डिवाइस में इंफॉर्मेशन था वो सारा हमने एक्सपोर्ट कर लिया। उसके बाद अगर हम एग्जामाइन करने जाएंगे तो मैंने यहाँ पे जो मेरे केस था वो मैंने अनअसाइन किया था। अनअसाइन करने के बाद में यहाँ पे अनअसाइन एक्विजिशन में जाके मैं अपने डिवाइस को सिलेक्ट करूंगी। डिवाइस को सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे हमें बीटी डेटा मिलेगा। जो वो बीटी डेटा होता है वो होता है बिट टॉरेंट। बिट टॉरेंट मतलब जो हमारा जो पीयर टू पीयर फाइल शेयरिंग होता है, वहां पे जो वो हमारा बीटी डेटा है वो एक कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल की तरह काम करता है। जो कि हमारा डेटा हो या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स फाइल हो, उसे वो इंटरनेट के थ्रू ओवर इंटरनेट के द्वारा वो डिस्ट्रीब्यूट करता है। तो मैं बीटी डाटा में जब जाऊंगी, यहाँ पे मुझे बीटी जनरेट फाइल्स मिलेगा। तो बीटी जनरेट फाइल्स में मैंने क्या क्या एक्यूज क्या है, हमारा सोर्स फाइल क्या है, या फिर मैंने क्या डेटा को एक्सट्रैक्ट किया है। तो एक्सट्रैक्ट डाटा में जाऊंगी तो मुझे ट्रैक लॉग्स मिल गया, लोकेशंस मिल गया, रूट्स मिल गया। और जो मेरा ट्रैक लॉग्स है वो बेसिकली डेट, टाइम एंड मंथ के हिसाब से आता है। जैसे कि मैंने यहाँ पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे मेरे सारा डेटा आ गया कि कब क्या कितने टाइम में हुआ था, सारा इंफॉर्मेशन आ गया। जो और यहाँ पे जो यहाँ पे हमें तीनों ऑप्शंस मिल रहा है, मेटा डेटा है, कंटेंट है और मैप्स है, रिपोर्ट्स है। तो यहाँ पे जो मेटा डाटा है वो बेसिकली मेटा डाटा क्या करता है, वो हमें डेटा अबाउट डेटा, उसका जो डेटा का डेटा उसके बारे में हमें बताता है। जो हमारे जो इंफॉर्मेशन है उसके क्या इंफॉर्मेशन है, उससे हम क्या इंफॉर्मेशन पा सकते हैं, उसका ओरिजिनल इंफॉर्मेशन क्या है वो हमें दिखाई देता है। तो वो जो मेटा डाटा में डिस्टेंस कितना ट्रैवल हुआ है, एंड डेट, स्टार्ट डेट, देन एवरेज स्पीड क्या है, डिवाइस का नाम क्या है, हमें यहाँ पे एक बेसिक डिटेल्स बता देगा। और यहाँ पे पोजीशंस क्या था, एलिवेशन एलिवेशन टाइम, एलिवेशन दिखाई देगा, देन लेग स्पीड, लेग फोर्स, लेग लेंथ, तो इसी हिसाब से हमें दिखाई देता है। उसके बाद अगर हम इसको कंटेंट में जाएंगे, इसके कंटेंट में समरी में दिखाई देगा, इसके डिवाइस कितना कैप्चर क्या है। उसके बाद अगर हम मैप में जाएंगे तो ये हमें मैप में भी दिखाई देगा। अगर हम इसे गूगल एप्स में भी देखना चाहे तो यहाँ पे राइट क्लिक करके हम इसे शो इन गूगल मैप, तो गूगल एप में भी इसे हम पूरे मैप दिखाई देगा। तो देखिए जैसे कि मेरा जो डिवाइस है, जीपीएस डिवाइस, वो कौन से ये जो हमारा जो येलो कलर में पॉइंट आउट कर रहा है वो बेसिकली वे पॉइंट होता है। तो जो जो लोकेशंस को एंट्री किया है यूजर ने, वो ये येलो कलर में हमें पॉइंट आउट कर रहा है। और जो जो यहाँ पे कनेक्शन क्रिएट कर रहा है इन सारे पॉइंट लोकेशन में, उसे हम रूट्स बोलते हैं। और यहाँ पे अगर हम जाएंगे तो हमें डेट, टाइम और सारा इंफॉर्मेशन दिखाई देगा। उसके बाद अगर हम रिपोर्ट बिल्डर, इसके जो हमें जो जो इंफॉर्मेशन जो जो डेटा को एक्सट्रैक्ट किया है, जो भी इंफॉर्मेशन को हमने कलेक्ट किया है, एनालाइज किया है, एग्जामाइन किया है, उस इंफॉर्मेशन को हमने रिपोर्ट में एक कस्टमाइज रिपोर्ट के द्वारा बनाने के लिए हम ना सेंड टू ऑल रिपोर्ट बिल्डर, इसके हम रिपोर्ट बिल्डर में सेंड कर देंगे। उसके बाद हम इसे जो हमारा जो फॉर्मेट होता है, HTML हो या फिर PDF हो, वो यूजर के कंफर्टेबल के हिसाब से अपने फॉर्मेट को चूज करेगा। जैसे मैंने PDF फॉर्मेट में चूज किया और अपना मैंने नाम दे दिया SP। उसके बाद मैं यहाँ पे सेव कर दूँ। जो जो भी डेटा को हमने एक्सट्रैक्ट किया था, यहाँ पे जितने हम सिर्फ ट्रैक लॉग्स ही नहीं, यहाँ पे जो हमारा रूट्स है, जो हमारा वुड यू लाइक टू ओपन दिस आउटपुट, यस। तो यहाँ पे हमें PDF फॉर्मेट में हमारा सारा फील्ड आईडी, डिस्टेंस ट्रैवल, यहाँ पे हमें हमारे डिवाइस के सारा इंफॉर्मेशन को दिखने को मिलेगा। तो ये बेसिकली था हमारे जो जीपीएस फॉरेंसिक का एक पावरफुल सॉफ्टवेयर है, उसके एक ओवरव्यू था। आई होप यू ऑल लाइक
After that, I would like to end my today's sessions, जो कि क्रॉस प्रोडक्ट इन्वेस्टिगेशन के ऊपर पूरा का पूरा था, जो कि हम जीपीएस डेटा को यूज करके इसे एनालाइज किए. थैंक यू सो मच.